आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, कोई भी दो पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कोई भी सपोज कर लो दो पार्टिकल है, वो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मोशन में होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। उसमें कौन सा लॉ लगेगा, फोर्स ऑफ लॉ लगेगा। आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल इंटरेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अल्फा पार्टिकल है, वो स्कैटर्ड हो रहा है, किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसमें क्या होगा, एटॉमिक न्यूक्लियस होता है कोई भी। ये सपोज करो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। जो भी इसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल वो इंटरेक्ट किससे कर रहे हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फिजिकल प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम चूज करते हैं मास ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है हमारा, सी सिस्टम। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसको हम बोलते हैं सी सिस्टम। और लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एल सिस्टम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट को सी सिस्टम, लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को एल सिस्टम। जो भी इसके अंदर पार्टिकल है मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह है, या फिर क्या रहेंगे, अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेंगे, तो उस मास को सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सी सिस्टम। लेट करते हैं m1b हमारे पास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल फर्स्ट के लिए, और m2 मास ऑफ द किसका है, सेकंड पार्टिकल के लिए। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल सी सिस्टम लोकेटेड कहाँ होगी, वेक्टर्स देखो, फर्स्ट पार्टिकल के लिए r1 डैश और सेकंड पार्टिकल के लिए r2 डैश। m1 और m2 क्या थे, दोनों मासेस थे। m1 पार्टिकल मास किसका था, पार्टिकल फर्स्ट का। m2 मास किसका था, पार्टिकल सेकंड का। जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऐसी सिस्टम में वो लोकेटेड कहाँ है, फर्स्ट m1 के लिए कहाँ है, r1 डैश में, और सेकंड के लिए r2 डैश में। सेंटर ऑफ मास कहाँ से कंसिडर करते हैं हम, ओरिजिन से। देखो ये हमारे पास कोई भी डायग्राम है, ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ मास बताएंगे, सेंटर बता दिया, ये इसकी क्या है, कंप्लीट रेडियस। इस m1 के लिए क्या है, r1 r2, और सेकंड के लिए सेंटर ऑफ मास से क्या है, इसकी r1 डैश और r2 डैश। मास m1 डैश के लिए कितना था, r1 क्या थी हमारी, वेक्टर्स थे, और m2 के लिए क्या था, r2 वेक्टर्स थे। उसके बाद देखो जो हमारा r1 और r2 हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा है r1 डैश है वो क्या है, r1 माइनस r, और r2 डैश किसके इक्वल है, r1 r2 माइनस r के लिए। कहाँ से बताया ये मैंने, फिगर से बताया। फिगर में देखो अगर हम यहाँ से r1 निकालेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, r1 डैश r1 माइनस r। अगर r2 डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, r2 डैश माइनस कंप्लीट r। ठीक है, अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा कंप्लीट जो r1 होता है यहाँ से हम निकालें फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं r1 निकालूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, r1 डैश प्लस r। अगर r2 डैश निकालूँ, सॉरी r2 निकालूँ तो r2 डैश प्लस r। r हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब मास इनटू डिस्टेंस और अपॉन में टोटल ऑफ सम ऑफ मासेज। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, r1 डैश प्लस r इक्वल्स टू r। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 डैश, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही मैं किसकी निकालूँ, अगर ये तो r1 की वैल्यू, तो अगर ऐसे ही मैं r2 की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r2 डैश m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये इक्वेशन डाल दो थर्ड, इसको डाल दो फोर्थ, ठीक है, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फिफ्थ। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हमारा जो फिगर है वहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, जो हमारा कंप्लीट r है वो क्या है, r1 माइनस r2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन डाल दी हमने सिक्स्थ, जो हमारी ये इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम, तो देखो जो हमारे पास ये होता है r1 डैश किसके इक्वल है, r माइनस r के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कंप्लीट r की, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, m1 r1 m2 r1 माइनस ये एज इट इज़ m1 r1 माइनस m2 r2। ठीक है,
ये इक्वेशन आई हमारे पास। तो इस इक्वेशन में जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, जो बच रहा है उसको। तो यहाँ से मैं निकालूँ m2 r1 माइनस m2 को बना रहा है दोनों में से, अपॉन में कंप्लीट m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया है यहाँ पे, r1 माइनस r2 किसके इक्वल है हमारे पास, r के। यहाँ पे पुट कर दो m2r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस मास इनटू r। ठीक है, तो r1 डैश हमारे किसके इक्वल आ गया, m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस मास m1 इंटू r। ये r1 के लिए। बस r2 के लिए निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। जो टर्म हमारे पास रिड्यूस मास हमारे पास क्या होता है, m1 m2 अपॉन टोटल सम ऑफ मासेज, ये हमारा होता है रिड्यूस मास होता है। ठीक है, अगर बस ऐसे ही r2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसका डिफरेंस आएगा, माइनस का m2 इंटू r। ये हमारे पास किसकी आ गई, r2 डैश की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे जो हम कंसिडर करते हैं, पार्टिकल फर्स्ट मूव कर रहा है और पार्टिकल सेकंड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम पार्टिकल फर्स्ट मूव करेगा तो उसका मास कितना है m1, और पार्टिकल सेकंड मूव करेगा तो उसका मास कितना है m2। तो ये तो था हमारा सी सिस्टम के लिए, जब हमने क्या निकाला है, r1 और r2 की वैल्यू निकाली है। देखो r1 था, r2 था, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी, निकाल दी, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल सिस्टम वेलोसिटी के लिए निकालेंगे। पार्टिकल फर्स्ट के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी है, u1 एंड v1। बिफोर कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है पार्टिकल की, u2 और v2। सी सिस्टम में पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए क्या है, बस u1 डैश v1 डैश, और सेकंड के लिए u2 डैश और v2 डैश। जब कोलिजन नहीं हुआ था एल सिस्टम में, पार्टिकल फर्स्ट की वेलोसिटी क्या थी, u1 और v1 थी। जब उसका आफ्टर कोलिजन के बाद पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, सेकंड पार्टिकल में वेलोसिटी कितनी है, u2 और v2। जब पार्टिकल किस में थे, अब एल सिस्टम में थे, अब किस में, अगर पार्टिकल सी सिस्टम में है तो उन पार्टिकल की वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड के लिए क्या है हमारी, u1 डैश v1 डैश, और सेकंड के लिए u2 डैश v2 डैश। v हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द एल सिस्टम में। और एल सिस्टम ऑफ पार्टिकल फर्स्ट के लिए हम कैसे बताएंगे, जो एंगल साई है पार्टिकल का वो डिफ्लेक्ट कर रहा है किससे, निट्टा से। ठीक है, उसके बाद जो सी सिस्टम पार्टिकल है फर्स्ट और सेकंड दोनों डिफ्लेक्ट, कुछ एंगल होगा हमारे पास, वो एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा एंगल। जो सी सिस्टम पार्टिकल है फर्स्ट और सेकंड वो अप्रोच कहाँ करेंगे, देखो पहले सिंपल थे, कोलिजन होने के बाद कुछ डायरेक्शन में भी चेंजमेंट आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जहाँ से मूव करता है एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मिलियन मोमेंटम है सिस्टम का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो पार्टिकल की u1 वेलोसिटी, v1 वेलोसिटी, जब वो पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, मास कितना था m2। ये थी इनिशियल कंडीशन। लेबोरेटरी सिस्टम में क्या है, वो किस एंगल से, कुछ एंगल से क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ था। तो वो एंगल हमारा कितना डिफ्लेक्ट हुआ था, थीटा एंगल से वो क्या हुआ था, हमारे पास डिफ्लेक्ट हुआ था। ये था लेबोरेटरी सिस्टम में। सेंटर ऑफ सिस्टम में हमारे पास क्या है, मास था, वेलोसिटी थी, मास था, इनिशियल वेलोसिटी थी। वो एंगल किस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। देखो ये कंप्लीट कितना एंगल होता है, 180 डिग्री का, तो फाई माइनस थीटा, इतने एंगल से इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में। ठीक है, इसको फाई माइनस थीटा क्यों लिखा, पता चल गया। ये कंप्लीट एंगल कितना बनाता है, 180 का, और उसमें से डिफ्लेक्ट कितना हुआ, थीटा, तो फाई एंगल कितना होगा, फाई माइनस थीटा। m1 के लिए की वेलोसिटी कितनी थी, v1, और m2 के लिए कितनी थी, उसकी वेलोसिटी v2। तो देखो r हमारे पास क्या था, m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम क्या निकाले, अगर ये निकाले r डॉट निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r की जगह सिर्फ म्यू हो जाएगा। म्यू हमारे पास क्या है, रिड्यूस मास, जो कि हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे r1 से। तो u2 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी किस में थी, कंडीशन फिगर फर्स्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करती हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद देखो जो हमारी ये इक्वेशन थी, r1 डैश किसके इक्वल था, m2 r m1 प्लस m2, वो हमने किसके इक्वल लिखा था, म्यू m1 इंटू r।
इसके इक्वल हमने लिखा था, ये इक्वेशन थी हमारे। तो जो हमारा यहाँ से हम निकालें R1 डॉट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R1 डॉट निकालेंगे वो किसके इक्वल है, μ1 डैश के। तो वो किसके इक्वल है, वैल्यू पुट करेंगे तो μ1 v1 m1 प्लस m2 जो किसके इक्वल है v1 डैश के। जो हमारा u1 डैश होता है ना वो हमेशा किसके इक्वल होता है v1, क्योंकि दोनों वेलोसिटी क्या थी हमारे पास इक्वल थी। फर्स्ट पार्टिकल में क्या थी u1 और v1 थी, सेकंड पार्टिकल के लिए क्या थी u2 और v2 थी, किसमें हमारे पास एल सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हम आर डॉट में पुट करेंगे। जो हमारा आर डॉट हमारे पास क्या था m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये चीज़ कहाँ से आई पता चल गई ना। जो हमारे पास कंप्लीट r था वो क्या होता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सिर्फ मैंने r1 की जगह क्या रिप्लेस किया है यहाँ पे u1, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, वेलोसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ से हम r डॉट है वो किसके इक्वल आ गया हमारा, इसमें पुट करेंगे u1 की जगह अब क्या पुट करेंगे r पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा m1 r1 डॉट m1 प्लस m2। तो हमारे पास किसके इक्वल आया m1 u1 प्लस m2, चाहे u के इक्वल लिख लो चाहे r के इक्वल लिख लो। तो हमारा r डॉट है वो क्या है m1 u1 अपॉन m प्लस m2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे u1 के लिए और u2 के लिए। तो हमारे पास दोनों के लिए वैल्यू क्या है, हमारे पास u1 डैश के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है माइनस m1 u1 m1 प्लस m2, और u2 डैश के लिए हम पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है माइनस v। सब में वैल्यू पुट करके दी u1 किसके इक्वल है v1 डैश के, सबकी वैल्यू पुट की हमारे पास ये वैल्यू आई। जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है v1 के, ये इक्वल है। तो सेकंड वाली भी सिमिलरली किसके इक्वल होगी v2 डैश के। ये दोनों इक्वेशन इक्वल होने के बाद हमें क्या बताएंगे, अगर हम इन दोनों का सम करें, अगर दो वेलोसिटी पार्टिकल हैं अगर हम उनका सम करें तो वो पार्टिकल वेलोसिटी भी क्या होती है दोनों की इक्वल होती है। तो देखो u1 को और u2 को दोनों को क्या रखेंगे हम इक्वल रखेंगे। ठीक है, कंप्लीट को किसके इक्वल लिखेंगे कंप्लीट u1 के। u1 वेलोसिटी इनिशियल और u2 वेलोसिटी दोनों कंप्लीट किसके इक्वल है u1 के इक्वल है। जो और हमारी सी सिस्टम पार्टिकल, ये तो थी एल सिस्टम की बात। अगर सी सिस्टम पार्टिकल में हमारे v2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, v2 की जो वैल्यू होती है वो है हमारी m1 u1 m1 प्लस m2 होती है इसके इक्वल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी v2 डैश वैल्यू है वो किसके इक्वल है m1 u1 m1 प्लस m2, इसके इक्वल है हमारी v2 वैल्यू। तो इसमें हम u1 की जगह क्या रख सकते हैं v1 रख सकते हैं। यहाँ पे किसके इक्वल लिखा था m1 को किसकी जगह लिख सकते हैं v1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी m1 u1 m1 प्लस m2। v1 डैश की वैल्यू किसके इक्वल होती है u1 माइनस u2 डैश। यहाँ पे वैल्यू पुट की m1 u1 m1 प्लस m2। जो हमारा फिगर था फर्स्ट वाला, इसमें क्या था, जो भी ये इक्वेशन बन रही थी हमारी ट्रायंगल OAB बन रही थी, ट्रायंगल ABC और OB और सेंटर ऑफ मास से C ये बन रही थी। एक एंगल क्या बना रही थी साई बना रही थी। तो BC हमारी किसके इक्वल है AC साइन थीटा के। तो AC हमारा किसके इक्वल है AC OC साइन थीटा साई, सॉरी एक थीटा फंक्शन ले लिया, दूसरा क्या ले लिया साई फंक्शन ले लिया। तो हमारा किसके इक्वल हो गया v1 डैश साई थीटा v1 साई साई। तो दोनों का हाँ अगर हम OB निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा OA प्लस AB V प्लस AB v1 कोस फाई। यहाँ पे वैल्यू पुट की तो किसके इक्वल आया कोस थीटा के। जो हमारी दो इक्वेशन है v1 कोस थीटा किसके इक्वल है माइनस v1 प्लस v1 कोस साई, यहाँ पे वैल्यू पुट की है। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद जो हम ये अगर मैं यहाँ से निकालूँ v1 कोस साई तो हमारा किसके इक्वल आएगा, ये v वाला इस साइड आके प्लस और ये इस साइड किसके इक्वल बच गया v1 कोस साई के। जो हमारी इक्वेशन है 20 इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन है, दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल है टेंजेंट साइन के। और किसके इक्वल आ गई हमारी v1 साइन थीटा v1 कोस थीटा प्लस v। तो v1 डैश से v1 डैश कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया साइन थीटा कोस थीटा। v की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है v अपॉन v डैश के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बची थी ये वाली
आर डैश की वैल्यू थी m1 u1 m1 प्लस m2। तो ये हमारी सब यहाँ पे सब की वैल्यू पुट करते हैं v1 की, तो हमारा किसके इक्वल आएगा, जो m1 बाई m2 के। बाकी सब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। देखो u1 वेलोसिटी m1 प्लस m2 सब कुछ कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास m1 m2। हम ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं 25 v1 डैश v अपॉन v1 डैश किस में, 24th इक्वेशन में। तो साइन थीटा एज इट इज़, कोस थीटा एज इट इज़, और v बाई वी डैश की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी m1 बाई m2 रख दी। उसके बाद हमारे पास कोस साई होता है, वो क्या होता है, कोस प्लस m1 प्लस m2 1 प्लस अंडर रूट m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 कोस थीटा, इसके इक्वल होता है। इस टर्म के इक्वल लिख दिया। जो हमारा मास m1 है वो हमेशा लेस देन रहेगा किससे, m2 से। इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है, ठीक है। जो मास होगा वो इक्वल नहीं होगा दोनों का मास, जैसे कि भाई वेलोसिटी u1 है v1 है, तो दोनों का मास इक्वल नहीं होगा। जो m1 मास है वो लेस देन रहेगा किससे, m2 से। आफ्टर कोलिजन या फिर बिफोर कोलिजन दोनों का मास क्या नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। कोलिजन होने के बाद कुछ कम हो जाएगा। तो किस पार्टिकल का कम होगा, पार्टिकल फर्स्ट का कम होगा। तो टेंजेंट साई अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। तो अगर जब स्कैटर हो रहा है एंगल, तब उन दोनों का एल सिस्टम और सी सिस्टम में मास दोनों का इक्वल हो सकता है। लेकिन कोलिजन होने के बाद दोनों का मास क्या नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। तो स्कैटर्ड एंगल होगा तब एल सिस्टम में और सी सिस्टम में अप्रोक्सीमेट इक्वल हो सकता है। अब भी कंफर्म नहीं है कि भाई हो ही जाएगा। तो टेंजेंट साई हमारा क्या होता है, 26 इक्वेशन से पता चल रहा है, साई थीटा कोस थीटा प्लस 1, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या देगा, कोस थीटा प्लस 1 वैल्यू देगा। तो हमने यहाँ पे रखा टेंजेंट साई किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1। यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। तो जो टेंजेंट साई है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा बाई 2। तो साई जो फंक्शन था हमारा वो क्या है, हाफ ज़्यादा है स्कैटरिंग एंगल से, मीन्स सी सिस्टम में जो स्कैटरिंग है वो क्या है, हाफ ज़्यादा है, 1/2 स्कैटरिंग एंगल इन सी सिस्टम में। तो थीटा कितना होगा, मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री का एंगल होगा। जो m1 और m2 दोनों क्या हो जाएं, स्कैटरिंग से पहले क्या हो, एल सिस्टम में दोनों के दोनों इक्वल ना हो, तो वो ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये था हमारे पास सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम।